नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा स्पेशल में। और स्पेशल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब बजट की शुरुआत हो चुकी है, उसकी बातचीत शुरू हो चुकी है, कंसल्टेशन शुरू हो चुके हैं। तो हमको, आपको, सबको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है कि इस बार बजट में क्या हो सकता है। क्या हमें टैक्स छूट में कुछ मिलेगी राहत? क्या महंगाई कम करने के कुछ ऐसे उपाय सरकार करेगी? क्या नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं? तो देश को, बाज़ार को, इकोनॉमिस्ट को, हम सबको ये जानने की दिलचस्पी रहती है कि इस चैलेंजिंग टाइम में इस बार बजट में क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या हो सकता है, इंडस्ट्री के लिए क्या हो सकता है। तो इसी को आज हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ बड़े इंडस्ट्री चैम्बर्स ऑलरेडी कंसल्टेशन कर रहे हैं एफएम के साथ, और कुछ चीज़ें उससे हमको निकल के आ रही, पता भी चल रही हैं। तो हम इसी को आज जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। डिमांड पुश करने के लिए कुछ करना चाहिए, या के शेप रिकवरी का एक चैलेंज है, उसको दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी, या कुल मिला के एक्सपर्ट के नज़रिए से हम समझेंगे कि बजट में क्या हो सकता है और क्या सरकार को इस वक्त करना चाहिए, जो वक्त की ज़रूरत भी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो बेहद खास और एक्सपर्ट का पैनल है, मैं आपको उससे परिचय करा दूँ। हमारे साथ जन्मेजय सिन्हा जी हैं, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक के चेयरमैन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीलेश शाह जी हमारे साथ हैं, जो कोटक एएमसी के एमडी है, सीईओ हैं। नीलेश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी हैं, जो एमडी एंड सीईओ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो चेयरमैन है हीरानंदानी ग्रुप के। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और हर व्यक्ति की बड़ी दिलचस्पी होती है, बजट में बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। हालांकि कई बार लोग कहते हैं कि एक नॉन इवेंट सा होता है, लेकिन फिर भी हर साल हम लोग इंतजार करते हैं और बड़े भव्य तरीके से उसका स्वागत भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो चूंकि इस बार बहुत ही खास मैं इसलिए मान रहा हूं कि एक तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, साथ ही 2024 के चुनाव से पहले ये फुल बजट होगा, जिसमें सरकार के हाथ बंधे नहीं होंगे, वो बड़े ऐलान कर सकते हैं, बड़ी योजनाएं सामने रख सकते हैं। तो जन्मेजय सर, आपके नज़रिए से क्या मेन पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बजट में? देखिए, मैं एक चीज पहले तो इतिहास में जाकर ये बोलूं कि जो दो रीसेंट बजट गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो बहुत ही बढ़िया रहे, क्योंकि इसके पहले 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट फाइनेंस इकोनॉमी के लिए निर्मला जी ने एक बजट बनाया, विच वाज फैंटास्टिक। और उसके बाद नेक्स्ट बजट जो है वही सिलसिले में आगे बढ़ते गया। इट वाज टू अ लार्ज एक्सटेंट अनइवेंटफुल। वो बहुत ही बढ़िया बात है, बजट को प्रिडिक्टेबल होना चाहिए और अनइवेंटफुल होना चाहिए। इस बार मेरे 2 सुझाव हैं बजट के लिए, और मुझे लगता है वो इतने कठिन भी नहीं है सुझाव। ये गवर्नमेंट बैंक की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करती है। तो मेरे जो 2 सुझाव हैं, एक तो ये है कि इस बार आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गई है। 2019 में जो 90,000 करोड़ का लॉस था, और वो 90,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और जो 5 बैंक को कंसोलिडेट किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक, वो जो है काफी सॉलिड हो गए हैं। और मगर ये सब को, पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक को कहीं आप पूरा एज अ कैटेगरी देखें, तब भी मार्केट उनका वैल्यूएशन 3,13,15,000 करोड़ का कुछ करती है, और सबका प्राइस टू बुक 1 से कम है, 1-2 के सिवा, और स्टेट बैंक का मगर 1.8 है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइस टू बुक बिलो 1 से 1.8 तक तो आ जाए। प्राइवेट बैंक के 3 से ऊपर है काफी के। कहीं ये हो तब जो है बैंक का ये जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है, ये 6,50,000 करोड़ हो जाएगा। और फिर कहीं इन लोग खाली वो 5 कंसोलिडेटेड बैंक्स में कहीं 49% तक ले आए, तो 1,50,000 करोड़ इस साल उनको मिल जाएगा। और तब भी पूरा रिमेनिंग जो उनका वैल्यूएशन है 5 लाख से ऊपर, 5,20,30,000 करोड़ से ऊपर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां 49% होगा, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस हो जाएगा ये पब्लिक सेक्टर बैंक को। तो ये जो गुड परफॉर्मेंस चल रहा है
मार्केट को लगेगा कि ये आगे बढ़ेगा क्योंकि इंटरफियरेंस वगैरह नहीं होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेगा। और उसके बाद 5% कहीं डाइवेस्ट करते हैं 30% तक, तो गवर्नमेंट सिंगल लार्जेस्ट ओनर भी रहेगा, कंट्रोल भी रहेगा, मार्केट को भी कॉन्फिडेंस होगा कि ये बैंक अच्छे से चलेंगे, तो उनका वैल्यूएशन बढ़ते जाएगा। और ये जो फिस्कल डेफिसिट को 6.5% से नीचे लाना है, उस पर उनको मदद हो जाएगी ये पैसा मिलने से, और कंट्रोल नहीं घटेगा। तो मुझे लगता है ये आइडिया है जिसका टाइम हैज कम, और इसको हमको लगता है इस बार द गवर्नमेंट शुड बाइट द बुलेट। और दूसरा मेरा सुझाव ये है कि एक डीएफआई नेट जीरो के लिए बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे नैपफिड बनाया गया, और उसको कुछ कंसेशंस भी मिलना चाहिए, सो दैट ये ट्रांजिशन में कुछ सपोर्ट मिल जाए इंडस्ट्री। जी, लेकिन जन्मेजय सर, क्या इस चुनावी मौसम वाले बजट में, जो कि 24 की तैयारी के तौर पे भी मैं देख रहा हूँ, सरकार कड़े फैसले लेगी या एक पॉपुलिस्ट मेजर की तरफ जाएगी? ये 1,50,000 करोड़ लेने में उनको क्या तकलीफ है? सर, बड़ा विरोध हो रहा था, लोग कह रहे थे कि बैंकों के साथ छेड़छाड़ मत करें। तो बैंक को बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइज करने के लिए तैयार है। प्राइवेटाइज करने में तो खूब विरोध होगा। सिंगल लार्जेस्ट, तब भी बैंक जो है, देखिए अभी तब भी बैंक में कंट्रोल उनका उदय कोटक से ज्यादा रहेगा, कोटक बैंक। तो पूरा 26% आरबीआई प्राइवेट बैंक्स को कंट्रोल करने देता है, यहाँ पर तो 49% रहेगा। तो बताइए, पूरा कंट्रोल रहेगा, सिंगल लार्जेस्ट ओनर रहेंगे, स्टेट बैंक को मेजॉरिटी कंट्रोल करेंगे, और 1,50,000 करोड़ पॉकेट में लेके घूमेंगे। ओके, नीलेश सर, इकोनॉमी दो तरीके से जूझ रही, एक डायकोटमी है उसके सामने। एक जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला इलाका है, कंपनियों के रिजल्ट से भी पता चलता है और लोगों की कमेंट्री से भी पता चलता है कि वहाँ पे डिमांड का एक बड़ा चैलेंज है। तो डिमांड रिवाइवल के लिए सरकार क्या कर सकती है इस बजट में, या उसको क्या करना चाहिए? सो नीरज भाई, फाइनेंस मिनिस्टर आज सूर्य कुमार यादव की तरह है। जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। तो एक इस बजट में हमें उन उम्मीदों पे खरा उतरना है। एंड जैसा आपने कहा कि क्लियरली जो लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं, उनको डिमांड में हमें सहायता करनी है। ये दो तरीके से हो सकती है। एक, सरकार खर्चा करे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पिछले 3-4 सालों से निवेश का जिम्मा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा लिया है। इस साल भी वह आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, जैसे सब्सिडी है फूड फर्टिलाइजर, ये विपरीत संजोगों के वशात हमने चालू की, अब उसे भी मेंटेन करना जरूरी है। तीसरा, हमने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चालू की थी एमएसएमई के लिए कोविड के समय में, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इस बजट में एक हम बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के लिए एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चालू कर सकते हैं, जिसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचा जा सके और उससे वो उद्योग करके अपना ग्रोथ या जीवन निर्वाह कर पाएंगे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चालू रखिए, और तीसरी जो सब्सिडी जरूरी है उसे चालू रखिए। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग होंगे उनको सपोर्ट मिलेगा और वह कंजम्पशन के जरिए ग्रोथ को और बढ़ावा दे पाएंगे। जी नीलेश सर, लेकिन ये प्रयास मुझे लगता है कि कोरोना के समय भी सरकार ने बहुत सारे किए थे, बहुत सारे पैकेजेस दिए थे। एक चर्चा ये चलती है जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत नहीं हो रहा है। बड़ी आलोचना पॉलिटिकल हो जाती है कई बार। मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से ज़्यादा वेज ग्रोथ की समस्या है। नौकरी तो मिली जाती है लोगों को छोटी मोटी कहीं पे, लेकिन पैसे नहीं मिलते उतने।
ये समस्या कैसे टैकल की जाएगी, इसका कोई तरीका क्या है? क्योंकि मैं इसको एक संदर्भ में कह रहा हूँ। इंडस्ट्री चैम्बर इस बार जब मिलने गए तो उन्होंने, मुझे ध्यान नहीं आता, पहली बार शायद उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स घटाने की बात करी कि वहाँ कमी करिए आप, मतलब ये एक इनडायरेक्ट वे में उन्होंने ये कहा। तो इस संदर्भ में मैं आपसे समझना चाह रहा था। नीरज भाई, जैसा आपने कहा, हमारे वहां पे जॉब की प्रॉब्लम कम है, स्किल की प्रॉब्लम ज्यादा है। आईटी क्षेत्र में एक एम्प्लॉय 3-3 जगह पे मून लाइटिंग कर रहा था। आज भी जब अपने घर पे काम हो तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इनको अगर लाना हो तो आसमान के सितारे दिखते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है स्किल रिलेटेड, एंड अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के जरिए आएगी। जब ग्रोथ बढ़ेगी तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे अगर हम ग्रोथ पे फोकस करें तो एम्प्लॉयमेंट में उसकी तब्दीली जरूर होगी। भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। आज से एक दशक पहले वो जीडीपी में तकरीबन 12 से 15% कंट्रीब्यूशन करता था। अनेक कारणोंवश ये अब हाई सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इस बजट में हम किस तरह से हाउसिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को बढ़ावा दे सके, वह डिसाइड करेगा कि एम्प्लॉयमेंट किस तरह से जनरेट होगी। दूसरा एक क्षेत्र है जो भारत में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो टेक्सटाइल्स का। हम चाइना से compete ना करें टेक्सटाइल्स में, बट कम से कम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा हो, वियतनाम से ज्यादा हो। टेक्सटाइल क्षेत्र में अगर हम प्रोत्साहन दे, इंसेंटिव दे, तो मेरे हिसाब से हम काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली टेक्सटाइल क्षेत्र में पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। पीएलआई स्कीम जो हमने टेक्निकल फाइबर के लिए लॉन्च की है, उसी तरह गारमेंट के लिए क्या कर सकते हैं वो देखना चाहिए। कुछ राज्य सरकार ने गारमेंटिंग में जब आप विमेन वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं तब कुछ सैलरी का हिस्सा वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ऐसी स्कीम हम नेशनल लेवल पे कर पाए तो मेरे हिसाब से गारमेंटिंग के जरिए हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा पाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट कर पाएंगे और वुमेन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे। तीसरी चीज जिसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है वह इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। पिछले कई सालों से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर बड़ी जोर से काम कर रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 60-65 सालों में खड़ा हुआ, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 5-10 सालों में खड़ा हो जाएगा। तो उसको और बढ़ावा दे, उसमें और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जैसे बंबई में मेट्रो काम चल रहा है, अब वो काफी डिलेड चल रहा है। क्या हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को युद्ध के धोरण से तेजी से कर सके तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट और मिलेगी। मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्र की ग्रोथ के लिए अगर हम ध्यान दें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और एक जो स्किल रिलेटेड काम सरकार कर रही है उसके ऊपर और फोकस करना चाहिए। आज भारत में सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पायलट, ये कुछ हद तक आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑटोमेटिक फ्लाइट सिमुलेटर के जरिए हुआ है। उसी तरह मैं अपने अनस्किल्ड लेबरर्स को ऑटोमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के जरिए कैसे स्किल प्रदान कर सकूं ताकि वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, वेल्डिंग, ये टाइप के जॉब कर सके। तो स्किल और जॉब का मिलाप कराइए और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल्स एंड कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। जन्मेजय सर, एक सवाल आपसे और है। ये चूंकि बड़ी चर्चा हो रही है एम्प्लॉयमेंट की और वेज अप्रिशिएशन होना चाहिए, सरकार ने इंडस्ट्री को बहुत रियायत दी है। जैसे कॉरपोरेट टैक्स एक झटके में काफ़ी कम किया, नई यूनिट के लिए, पुरानी यूनिट के लिए। पीएलआई स्कीम्स दी तमाम तरह की, China+1 को आप फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर ये आलोचना बार बार ये हो रही है कि जॉब क्रिएशन उतने नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये
सरकार ऐसा पूछ सकती है कि जिन जिन लोगों ने इतना फायदा उठाया है इन सब का, वो ये भी बताएं कि वो कितना जॉब क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये सवाल से ठीक से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि कहीं आप जहां पर आप पीएलआई स्कीम देंगे तो वो सेक्टर की क्या अहमियत है जॉब क्रिएट करने की, वो उसको सोच करके उस पर ये देखना पड़ेगा कि जहां तक हो सकता था वहां तक हुआ है कि वो भी नहीं किए गए। मुझे लगता है जॉब क्रिएशन के लिए इंडिया को अगले 25 साल में केयर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनना है। केयर क्यों? अभी की विश्व की आबादी 8 बिलियन लोग है। 2040 तक ये 9 बिलियन हो जाएगा और 2070 तक ये 10 बिलियन होगा। ये जो 2 बिलियन लोग और आएंगे ना, ये आएंगे 8 देशों में, 7 अफ्रीका में और 1 इंडिया में। अभी एवरेज एज अफ्रीका का 17 है, इंडिया का 27 है, चाइना और यूएसए का 38 है, यूरोप का 40 से ऊपर है, जापान का करीब करीब 50 है। तो ये जो एजिंग हो रहा है, ये एजिंग को सॉल्व करने के लिए आपको केयर वर्कर्स की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो भी चीज की जरूरत है वो इंडिया का स्ट्रेंथ है। क्योंकि जैसे आईटी सर्विसेज है, वो आईटी सर्विसेज मेडिकल डेटा लाए, डिस्टेंट कंसल्टेशन लाए, ऊपर से यहाँ पर ट्रेन कीजिए नर्सेज अदर्स को, अलग लैंग्वेजेस सिखाइए, उनको भेजने के लिए काबिल बनाइए। और ये जो बिजनेस है ये अभी 50 साल तक चलेगा। और इसमें अभी ये बताएं आपको, यूएस में 54 मिलियन लोग जो है 65 के ऊपर, उनके ऊपर $22,000 हर साल खर्च होता है। जापान में 27 मिलियन लोग 65 से ऊपर है, उनके ऊपर $13,000 खर्च होता है हर साल। और जब 75 के होते तो और खर्च होता, उसमें $1,000 भी इंडिया को मिल जाए, कहीं वो 54 मिलियन जो यूएस में है उनके आधे लोग से 27 मिलियन का $1,000 इंडिया ले ले तो टीसीएस से बड़ी कंपनी बन गई, $27 बिलियन का रेवेन्यू जी। तो ये जॉब क्रिएशन के लिए बिल्कुल अहम है और ये नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को लेना चाहिए। देखिए, जहां भी आप इंडिया में चले जाइए, आपको कहाँ वर्कर्स कहाँ से आ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट के। जहाँ होटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, तो वहां से आप जापान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर अलग जगह से मिडिल ईस्ट को, फिर आप और तब एजिंग बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी जा रही है। अभी जो है जापान सबसे ज्यादा एजिंग कर रहा है, उसके बाद इटली, उसके बाद जर्मनी, चाइना। तो चाइना इसमें हम लोग से कम्पीट ही नहीं कर सकता क्योंकि उनका तो एजिंग शुरू हो गया। 1 चाइल्ड पॉलिसी का ये बहुत भारी सदमा उनके ऊपर आया। तो ये जो भयंकर अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, और इसको हम लोग को ग्रैब कर देना चाहिए, बिल्कुल पकड़ करके रख लेना चाहिए। तो जनरल सर, दोबारा मैं आपसे आऊंगा तो यही जानने कुछ, क्या सरकार ऐसी पॉलिसी ले रही है क्या? मैं सिविल रेफरेंस के लिए आप लोगों से समझूंगा जब मैं सेकंड राउंड में आऊंगा, कि चाइना ने जब अपने यहाँ ये शुरू किया था 75-80 के आसपास, तो उसकी पॉलिसी ये थी कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को पहले बढ़ाओ, फिर टेक्नोलॉजी के तौर पे जाओ, फिर मैन्युफैक्चरिंग किया, और अब आके वो उसको कन्वर्स कर रहे हैं। हम मैं तो चाइना के बारे में बात करूंगा ना तो मैं आपको बिल्कुल सर, मैं आता हूँ, एक बार इनसे पूछो, उसके बाद मैं इसी पे आऊँगा क्योंकि ये बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात है। सुनील सर, ये आप लोगों की बड़ी उम्मीदें होंगी सर मार्केट के पार्टिसिपेंट के तौर पे और इंडस्ट्री वेटरन के तौर पे। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स भी घटा दो। अरे मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग अभी जिनकी इनकम टैक्स कट जाती है, सैलरी से ही कट के निकल जाती, उनसे डिमांड कैसे बूस्टअप होगी? डिमांड तो वहाँ से बूस्टअप होनी जिनका कोई टैक्स वैक्स ही नहीं कटता है। प्रॉब्लम तो शायद वहाँ पे है। सुनील सर, देखिए, आप मांगे की बात कर रहे हैं तो पहली चीज हमें ये समझना चाहिए कि डिमांड को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जब वर्ल्ड स्लोडाउन में रिसेशन की ओर चल रहा है। तो इस बार बजट में 2 चीज सामने, एक अगले साल का इलेक्शन है, जैसे आपने पहले ही बताया, तो जो भी उनको काम करना है इलेक्शन कमीशन के बाहर वो इसी साल करना है, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड स्लोडाउन में जा रही है
तो जितना हद तक इंडिया उसमें एडवांटेज ले पाए, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट्स अब पे आपको दबाव दिखेगा, अगर वर्ल्ड स्लोडाउन में हो रही है तो हमारी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स पे ही आपको दबाव दिखेगा। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि डोमेस्टिकली आप जितना भी एक टैक्स कट करें, जैसे आपने कहा बल्क ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम बिलो द टैक्स ब्रैकेट, और आप इस साल की गवर्नमेंट के नंबर देखे, आधे साल में खाली 37% फिस्कल डेफिसिट उन्हें खर्चा किया, क्योंकि ऑलरेडी पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन तीनों उम्मीद से बेहतर आ गए हैं। तो इस साल जो उनको एक राहत मिली है कि इनकम उम्मीद से ज्यादा आ गई है, तो अगले साल उसका इस्तेमाल कैसे करेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में रेटिंग एजेंसीज अभी भी एक वर्ल्ड स्लोडाउन की स्टेटस में उतना दबाव इंडिया के ऊपर भी नहीं डालेंगे कि फिस्कल डेफिसिट को कम कराओ। तो गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट में जो लीवे दिया था रेटिंग एजेंसी ने पिछले साल 2 साल में, उसको इसी साल भी हाथ में आएंगे, तो उनको फिस्कल डेफिसिट को वाइड ही रखना है और खर्चा करना है जहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बॉटम ऑफ द पिरामिड में हो सकता है। नंबर 1, ये बात तो नीलेश भाई ने भी कहा और धनंजय भाई ने भी कहा, वो सही है। मगर मोर इंपॉर्टेंटली आप ये सोचिए कि इंडिया का पीएलआई स्कीम, राइट, अब सक्सेस बता जा रहे हैं, मगर कौन से सेक्टर में हो रहा है? एप्पल और सैमसंग यहाँ के फोन्स मैन्युफैक्चरिंग, वो तो हाईली स्किल्ड लेबर है। तो एक बॉटम ऑफ द पिरामिड, जैसे टेक्सटाइल्स की बात करी नीलेश भाई ने, मेरे ख्याल में एवरेज कॉस्ट पर वर्कर आज चाइना में है 9,800, इंडिया में है 3,800, यानी 60% चीपर है हमारा लेबर। तो क्यों ना हम पीएलआई स्कीम को एक्सपैंड करके और भी लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग जो भी चाइना में हो रहा है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि रिसेशन में यूजर इंडस्ट्रीज और यूजर कंट्रीज की ये कोशिश होगी कि उनका कॉस्ट कैसे कम किया जाए, क्योंकि आज चाइना की लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल में एक होगा पीएलआई का एक्सपेंशन, जहां पे बॉटम ऑफ द पिरामिड बेसिक लेवल वर्कर्स को नौकरी मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, टैक्सेशन के अंदर भी क्या इनोवेटिवली वो एक लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री को लोअर टैक्स रेट प्रॉमिस कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट करना है इस जॉब क्रिएशन प्रोग्राम में। आज देयर इज नो फर्क नहीं है कि आप कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हो अपने टैक्स रेट में, पर शायद इस साल की अच्छी टैक्स कलेक्शंस के कारण क्या गवर्नमेंट थोड़ा बहुत अपना टैक्स इनकम घटा सकती है कि लेबर ओरिएंटेड सेक्टर जैसे टेक्सटाइल की ऐलान किया था, उसमें अगर आप कहें कि और भी थोड़ा हम 5% टैक्स को कम करेंगे तो शायद वहां पे बूस्ट आ सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टैक्सेशन को अगर लिंक कर सकते हैं, इससे बेहतर बात नहीं हो सकती है। तीसरी बात जो सबसे अहम है कि एक वर्ल्ड स्लोडाउन में क्या इंडिया को कैपिटल यानी एफडीआई अगर आना है, किसी एमएनसी को कैपिटल यहाँ पे निवेश करना है, राइट, तो एक रिसेशन के टाइम में क्या उतना सोच होगा? तो उसके कारण हमें हमारी डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट का पूरा फायदा हम अभी तक उठा नहीं पा रहे हैं। अभी भी बैंक लेंडिंग ही प्राइमरी फॉर्म ऑफ लेंडिंग है, डेट कैपिटल मार्केट्स का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सिमिलरली इक्विटी मार्केट्स का भी फाइनेंसिंग एक ब्रॉडर तरीके से, अगर 5,000 कंपनियों को इक्विटी मार्केट की टैपिंग का एक, तो डोमेस्टिकली बात ये चल रही है कि क्या एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स आप ला सकोगे? यानी आज डेट पे 3 साल है, हाउसिंग पे 2 साल है और इक्विटी पे 1 साल है, सबको मिला के 3 साल कीजिए ताकि पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड और भी बढ़ जाए और आपको एक कैपिटल मार्केट चीफ फाइनेंसिंग, एडवांस देशों में यही है कि मेन फाइनेंसिंग आपको कैपिटल मार्केट के जरिए आता है और फिर इंडिया का कैपिटल का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है कि रिटेल को डायरेक्टली बैंक्स को डिसइंटरमीडिएट करके डायरेक्टली फाइनेंसिंग में। तो मेरे ख्याल में ये 3 चीज बहुत अहम है मेरे लिए, लिंकिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद टैक्सेशन, सेकंड वाइडनिंग द पीएलआई प्रोग्राम, और तीसरा जैसे कहते हैं एक यूनिफॉर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेशन पॉलिसी इस बारे में लाने की भी जरूरत है। कई जगहों पे खबरें छपी भी हैं कि सरकार इस बारे में सोच रही है, चूंकि वो फाइनेंस बिल का हिस्सा होगा, उसमें चेंज करना पड़े कानून, तो शायद बजट में हो। लेकिन ये चर्चाएं काफ़ी हैं कि कैपिटल गेन्स को लेकर के सरकार कुछ सोच रही है। क्या एग्जैक्टली करेंगे वो, तो जैसा आप कह रहे हैं कि शायद इस दिशा में सोच रहे हो। हिरनदानी सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बजट से, या आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, वो बहुत एक मिरर करती है ग्रोथ को। बात एक ही है कि जहां लेबर इंटेंसिव सब्जेक्ट्स हैं वहां जोर देने की आवश्यकता है। तो मेरे अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ाना ही है,
क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलनी है, बट इट शुड बी ऑन क्रिएटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिंग ऑफ हाउसेस, क्रिएटिंग ऑफ पोर्ट्स, वैसे टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए जहां हमारे देश की पूंजी बढ़ जाए, कैपेसिटी टू डिलीवर बढ़ जाए, और जैसे रोड्स है, रेलवेज है, पोर्ट्स हैं, और हाउसिंग जो है वो हमें करना जरूरी है। जैसे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप देखें, जितना भी आप खर्चा करते हैं तो 260 इंडस्ट्रीज को फायदा होते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट फॉर होम, स्टील, सीमेंट, पेंट्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, ये सब होता है। एंड ओवर एंड अबाउट दैट इसमें है, आप चीन की जो रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है लास्ट 20 साल के अंदर, जिस साल में उनकी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिए थे, जब उस समय, और रेलवेज और बुलेट ट्रेन पर दिए थे, उस समय उनका जो ग्रोथ था वो 10% से भी ज्यादा था। तो हमें भी जो सपोज 10% से ज्यादा हमें जीडीपी ग्रोथ करना है, और अल्टीमेटली जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इट इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर एबल टू फोकस ऑन दोज आइटम्स जहां मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है। Another important point is how to create more affordability for buying houses. आज देखिए हमारे मुंबई जैसे शहर में लगभग 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। उसके आधा जो है वो घर खरीदने की कैपेसिटी है, उनको है, लेकिन हमारे पास वो घर है ही नहीं, हम बना ही नहीं रहे, क्योंकि वो जमीन के भाव के देखें और डेवलपमेंट देखें तो उसको वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो उसको हम कैसे करें? जैसे हमने PMAY स्कीम में 1 करोड़ के घर किए लिए लास्ट 6 साल के अंदर। मेरा एक अंदाज है कि आपको ये फैसिलिटी और देनी चाहिए होम लोन्स के ऊपर, जहां हम फैसिलिटी ज्यादा दें। जैसे फॉर एग्जांपल अब तक आपको टैक्स बेनिफिट थे कि अप टू 2 लाख रुपीस जो ब्याज है उनको टैक्स रिलीफ मिल रहा था, डिडक्शन है, वो मेरे अंदाज से आपको 5 लाख करने की जरूरत है। और एक बातें हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI आ रही है हिंदुस्तान में, एक तो टाउनशिप्स में आ रही है या ज्यादा कमर्शियल में आ रही है, क्योंकि वहां ब्याज और रिटर्न अच्छा फायदामंद हो रहा है। मेरे अंदाज से हमें एक रेंटल हाउसिंग स्कीम की और बढ़ोतरी देनी चाहिए। हमने सुझाव भी दिया है वित्त मंत्री को और केंद्र सरकार को कि रेंटल हाउसिंग में कुछ और बेनिफिट। जी, तो रेंटल हाउसिंग एक है भी, थोड़ा नेटवर्क द्वारा आएंगे हिरंदाई सर पर तो पूछेंगे इनसे कि क्या एग्जैक्टली स्पेसिफिक्स में क्या ब्याज दरें हैं या और ज़्यादा टैक्स बेनिफिट। हाँ हिरंदाई सर का प्लीज़ कंटिन्यू करें आप सर। हाँ, इंडिविजुअल जो टैक्स रेट्स है वो आज की तारीख में 45% है, 42% पे है। And this is something where people are trying to avoid keeping it in the name of individuals. और मेरे अंदाज से इसको चेंज करने की बहुत ही आवश्यकता है। I have seen even people like lawyers wanting to defer their income to next year because it is taxes at 42%. तो मेरे अंदाज से हमने 25% किया है for the corporates. Individuals should also be taxed at least 25%. नहीं तो at least ये 42 का 35 कर दें, तो at least this part of negativism, which is a differential between corporate rate and individual rate, कहाँ 25%, कहाँ 42%. I think there is something which needs to be corrected in this area. So एक opportunity ये budget में है कि जहाँ हम multiplier effect, we can increase our GDP growth from 7 to 10% plus in 2023-24, plus we can take care of the employment. Of course, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जहां हम लेबर इंटेंसिव करना चाहते हैं ना, वहां स्किलिंग नहीं है। तो मेरे अंदाज से जैसे हम 10 साल 15 साल पहले हम स्किल वर्कर्स चाहते थे कि भाई 100 हमें पेंटर चाहिए या कारपेंटर चाहिए, सुथार चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो हमें 500 मिलते थे। आज की तारीख में मुझे 100 स्किल वर्कर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, सुथार चाहिए, तो 25 नहीं मिलते हैं। तो इतने हम एक तरफ कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ हमारे पास स्किल वर्कर्स नहीं है, इसलिए हम मैकेनाइजेशन करते जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा।
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जहां प्राइवेट कंपनीज कुछ स्किलिंग करते हैं और ये स्किलिंग के ऊपर खर्चा करते हैं। तो मेरे अंदाज से जो केंद्र सरकार की स्कीम्स है उसको छोड़ के इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन कंपनी, डेवलपमेंट कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को जी हिरनदानी सर, मुझे लगता है कि जो स्किल इंडिया प्रोग्राम जैसे बहुत सारे चले, मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता कि उसको कितना ज़्यादा इंडस्ट्री ने अंगीकार किया, कितना ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन पॉलिसी लेवल पे शायद इस चेंज की ज़रूरत होगी। अभी हम जब आगे इस पे चर्चा करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आ रहा है कि वो सेंट्रलाइज नहीं करे, डिसेंट्रलाइज कर दें। वो ट्रेनिंग के तरीका, हाँ, प्रोसेस कोई भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज कर दें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दे दें, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दें, स्कूल्स कॉलेजेस को दे दें। ये डिसेंट्रलाइज कर दें कि इंडिविजुअल्स जो हैं, कॉर्पोरेट्स जो है वो भी स्किलिंग कर सकते जी हैं। हिरनदानी सर, मैं यही कह रहा हूँ निरंजन सर कि ये एक पॉलिसी लेवल का चेंज हो सकता है जहाँ पे करना पड़े इनको, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो शायद नहीं होगा। एक बात जो आपने कही ना कि वो जो 43% वाला, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सरकार ऐसा करेगी नहीं सर, वो तो मतलब और ज़्यादा आप 50 की तरफ कहते तो शायद वो मान भी लेते। नहीं, वो लॉयर्स लोग कॉर्पोरेट बना रहे हैं और 25% टैक्स लेते हैं। हाँ, वो कॉर्पोरेटाइज हो जाते हैं और 25% टैक्स देते हैं, और इंडिविजुअल जो लॉयर है उनको 42% देना है। तो ये तो सही नहीं है, वो मैनिपुलेशन फिर अकाउंटेंट्स और बिल्कुल। देखिए नीलेश जी मुस्कुरा भी रहे हैं इसमें, ये सही नहीं है कि कोई भी आप सर निरंजन सर, मैं नीलेश जी के पास जा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब कॉर्पोरेट्स का आप देखिए कितना कम कर दिया, और इंडिविजुअल ने 43%, बल्कि बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग, मार्केट में करके बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, तो वहाँ से वसूली और हो सकती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमको लगता है सुधार की जरूरत है। नीलेश सर, तो मैनिपुलेशन करने का और अवॉइड टैक्स करने का फिर एक रास्ता निकालते हैं वो लोग। हाँ नहीं, वो तो सर वो तो दिखता है, उनको ही मालूम होगा कि कैसे कैसे टैक्स बचाए। नीलेश सर, इस क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हम लोगों ने भी बहुत सारी बात की, अब थोड़ा इसको समेटते हैं क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट बनती जा रही। मुझे वो एक दो तीन पिन बताइए जहाँ पे उन पेन पॉइंट्स को टैकल करना चाहिए जिससे एक साधे सब सधे वाली बात हो। बहुत सारे काम करने में शायद उनको दिक्कत हो, और ये जो इनकम टैक्स वाली बात, इस पर भी आप अपनी राय रखिए। ये एब्सोल्युटली लाइटर वेन में नीरज भाई शेयर कर रहा हूँ। हाँ। मैं 100 रुपया कमाता हूँ तो 43 रुपए सरकार ले जाती है, 10 रुपया न्यू पेंशन स्कीम में डालता हूँ, 10 रुपया प्रोविडेंट फंड में डालता हूँ, हाँ। और 20 रुपया मतलब सेबी के जो स्किन इन द गेम सर्कुलर उसमें चले जाते हैं। तो 43 + 40 83 चले गए। 70 रुपए देते जो मेरी बीवी लेके जाती है। तो इसलिए मुझे जूम में ही ये मीटिंग करनी है, बिकॉज नहीं तो मेरे को भाड़ा भी किसी से उधार लेके आपके स्टूडियो तक पहुंचना पड़ेगा। But that is purely lighter vein. Don't take it seriously. I'm serious. I'm very serious. नहीं निरंजन भाई, नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये जो कैलकुलेशन है 43 + 40 वो सीरियसली मत लेना, उसमें थोड़े जोल है। बट दैट वाज जस्ट लिमिटेड पॉइंट की टैक्सेशन बर्डन बहुत मतलब ज्यादा है इंडिविजुअल्स के ऊपर, और उसे थोड़ा कम करे तो अच्छा ही रहेगा। बट दूसरी चीज है, सरकार को पैसे भी चाहिए खर्चा करने के लिए, और मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि कैसे सरकार पैसे जुटा पाएगी। अगर हम देखें तो पिछले 21 सालों में हमने $373 बिलियन के सोने की आयात की है। गोल्ड स्मगलिंग और जो सोना पहन के, ज्वेलरी पहन के लोग ग्रीन चैनल से पास होते हैं, उसको काउंट करो तो मोटा मोटा $500 बिलियन का हमने आयात किया है सोने का। वो डेड स्टॉक है, ज्यादातर बैंक लॉकर में तिजोरी में पड़ा है। एक गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम लाके क्या हम उस स्टॉक को व्हाइट में कन्वर्ट कर सके? सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों को कैपिटल मिलेगा, अपने आप ग्रोथ बनेगा। दूसरी चीज, हमें पाकिस्तान से एक बारे में कंपटीशन करनी चाहिए। दोनों देशों ने 60 के दशक में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया था। पाकिस्तान ने 1971 में ही सारी एनिमी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लिया। आज भी हमारे पास तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की एनिमी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में पड़ी है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के पास पड़ी है। क्या हम उस एनिमी प्रॉपर्टीज को लिक्विडेट कर सकते हैं और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा रेज कर सकते हैं? तीसरी चीज जो है,
कि आज अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन होते हैं जिसमें लूप होल बन जाते हैं। बोनस शेयर के अंदर थोड़ा लूप होल है, जीरो कूपन डिबेंचर लिस्टेड करके इंटरेस्ट इनकम को कैपिटल गेन में कन्वर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जैसे एथिकल हैकिंग होती है वैसे टैक्स लूप होल ढूंढने की एथिकल प्रतियोगिता करनी चाहिए। बहुत सारे स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो एथिकल हैकर के जरिए इन टैक्सेशन प्रावधान में क्या लूप होल्स है उसे कैसे प्लग किया जाए वो हमें दिखा पाएंगे। और हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो अफ्रीकन देशों के बराबर है वो बढ़ के एशियन देशों के आसपास हो जाएगा। एक और चीज है जो जन्मेजय जी ने बताई थी, असेट मोनेटाइजेशन। डाइवेस्टमेंट करने में हम हमेशा अपने टारगेट से पीछे रहे हैं। असेट मोनेटाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए सरकार अपने पुराने निवेशकों को मोनेटाइज कर पाएगी और नए निवेश के लिए जगह बना पाएगी। तो असेट मोनेटाइजेशन के ऊपर इस बार ज्यादा फोकस किया जाए। पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज, ट्रांसमिशन टावर्स, प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजों को हम अगर मोनेटाइज करें तो बजट के लिए रेवेन्यू आ जाएगी। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे सुझाव है जिसके जरिए सरकार को आवक होगी, खर्चा कर पाएगी और फिर भी फिस्कल डेफिसिट मेंटेन कर पाएगी। बिल्कुल सर, आपने जो गोल्ड वाली बात कही ना सर, ये आप मुझे ध्यान है कई वर्षों से बात कह रहे हैं और हमने इस बार मुझे ध्यान है एक बार हमने आपके साथ आधे घंटे का शो स्पेसिफिकली इसी पे किया था कि मंदिरों के पास इतना सोना पड़ा है, बहुत जगहों पे सोना है, उसको निकाल के लाए तो बहुत न सिर्फ पैसा बचेगा, बहुत सारा एसेट आएगा। और एक मतलब ऐसा एस्टिमेट है जिसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भारत में जितना लोगों के पास घरों में सोना पड़ा हुआ है, जितना मंदिरों में छुपा हुआ गड़ा हुआ ज़मीन में, वो सब इकट्ठा कर लें तो पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक से ज़्यादा सोना है, वो इतना ज़्यादा है, तो उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद जन्मेजय सर के साथ मेरी वो बातचीत होगी जिसमें हमने कहा था कि चाइना मॉडल जो 70-80 के दशक में उन्होंने किया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से या अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को कैप्चर करने के लिहाज से, उसको कैसे करें। छोटा सा ब्रेक सर, कुछ ही क्षण में वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम लोग बातचीत करें कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी मुलाकात कर रही हैं इंडस्ट्री से और रोज़ लगातार चर्चाएं हो रही हैं, तो आगे क्या रास्ता दिख सकता है, बजट में क्या होप हो सकती है, इसी पे हम बातचीत कर रहे थे। जन्मेजय सर, भारत में आपने अभी हम लोगों को डेटा के थ्रू समझाया कि 27 साल हमारी जो एज है, युवाओं की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जहाँ पे यील्ड बहुत हो सकता है वो है, और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांटेज हमारे पास है। लेकिन उस 27 एज ग्रुप वाले में से आधी जो हमारी आबादी है फीमेल वाली, वो अनप्रोडक्टिव या अनकैपिटल वर्क में लगी हुई है। अगर हम अपने यहाँ के आंकड़े देखें तो शायद हमारे यहाँ 17 या 18% वो पॉपुलेशन काम कर पा रही है, जबकि चाइना में ये 70 के आसपास परसेंटेज है। तो हमको ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं कि हम बहुत तेज़ी से रीप कर सकते हैं, ये हम कैसे करेंगे जब हमारी आधी आबादी काम में नहीं लगी हुई है? तो फिर हमको इस एज का एडवांटेज कैसे मिलेगा? दूसरा जो पॉलिसी लेवल पे आप मुझे समझाना चाह रहे थे वो बताएं कि कैसे इसको कैप्चर किया जाएगा, कैसे जितना लपक ले एकदम से अपॉर्चुनिटी है ये। तो एक बार चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री जी से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनसे पूछा गया कि कहीं आप प्रधानमंत्री नहीं बन, तो उनसे कुछ चर्चा हो रही थी कि भारत को क्या चाहिए, तो वो बोले कि कहीं प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जॉब भारत में है कैबिनेट के स्तर पर, वो है मिनिस्टर ऑफ स्किलिंग, और उस पे जितना हम लोग को फोकस करना चाहिए हम लोग कर नहीं पा रहे। तो देखिए, इसीलिए मैंने जो चुन के आपको बोला था वो था केयर में नर्सेस, कॉन्वलेसेंट होम्स में, ये जो पूरा एरिया है इट इज वेरी विमेन फ्रेंडली। और ये भारत ही में नहीं, ये पूरी देश में, पूरी दुनिया में यही स्टोरी है। देखिए, केयर गिविंग, इवन यूएस में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन तो पैसा जाता है, 4 ट्रिलियन हिडन है, जिसको पैसा नहीं मिलता वो केयर देते। तो इसको कैसे लेके केयर में हम लोग
वर्ल्ड लीडर बने, कि कैसे ये ITES का एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करें कि केयर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन जाए। और केयर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड के लिए कितने स्किलिंग सेंटर्स बनाने चाहिए हम लोग को, किस एरियाज ऑफ केयर में, और कैसे उसको लेके आगे बढ़ाना चाहिए, मेडिकल टूरिज्म, नर्सिंग, कन्वलेसेंट होम, कहाँ कहाँ इसको लेकर के आगे बढ़ावा देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। इसके साथ एक दो चीज और करना पड़ेगा, क्रैशेस बनाना पड़ेगा, द केयर सेंटर्स वगैरह, सो दैट जो औरत लोग हैं उनके बच्चों को भी देखभाल किया जा सकता है। वो क्रैश जो किस्म के केयर सेंटर जो लेडीज के लिए बनाए जाए, कहीं बेसिक वाटर डिजीज और बेसिक मेल न्यूट्रिशन को बचा दे वो बच्चों में जो ग्रो अप कर रहे हैं, वो भी बहुत ही मुनाफा देगा भारत। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये बड़ा सीरियस, हम तो एक बार 3 C's पे बहुत चर्चा की, केयर, क्रैश एंड कंस्क्रिप्शन, और वो जो अग्निवीर, एक्चुअली हम तो सपोर्टर हैं उसके, ये जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है, क्योंकि उसमें भी स्किलिंग होता है। देखिए आर्मी में सब फंक्शंस है, लॉजिस्टिक्स है, मेसेज है, तो उसमें आप सोचिए कि होटल्स का जैसे वहां पर उनका मेस रहते हैं, हॉस्पिटल्स भी आर्मी के रहते हैं, लॉजिस्टिक्स भी आर्मी के रहते हैं। तो लोग 4-5 साल वहां पर काम करके निकले तो वो जो है इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल होगा। और वो आर्मी का वेज बिल जो है विच हैज टू इंक्लूड पेंशन, तो उससे वो बढ़ जाता है कि क्या राइट साइज है हम लोग की आर्मी का, क्या मिलिट्री एक्सपेंडिचर और होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए जो समझ सकता है कि ये कैसे स्किलिंग को आगे बढ़ाए, केयर में क्या विमेन को सपोर्ट करे, केयर में घुसने के लिए उनको क्या बेसिक नीड्स है जिसको हम लोग को एड्रेस करना पड़ेगा, और कैसे इंडस्ट्री फ्रेंडली स्किलिंग को इनकॉर्पोरेट करें हम लोग। तो ये काफी डीप मुद्दा है, इसमें बहुत से कॉमा और फुल स्टॉप समझना पड़ेगा। और अभी मैं आपके यहाँ पर आपको बोर नहीं करना चाहता वो डिटेल से, मगर वो डिटेल सोच सकता है आदमी कि कैसे उससे मुनाफा भारत को मिलेगा, क्योंकि हम लोग की जो एवरेज एज है उससे बेनिफिट क्या होगा। और ये एक्चुअली हम लोग को ये करना है अपने लिए खाली नहीं, हम लोग को करना है विश्व के लिए, क्योंकि ये जो एजिंग आ रहा है 1.5 बिलियन पीपल ओवर 65 वगैरह, ये बहुत तेजी से आ रहा है और ये वर्ल्ड को अभी काफी जोर से इम्पैक्ट करने वाला है। जो मेडिकल सक्सेसेस हुए हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, ये सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम है। ये अब देखिए जापान में तो आप कैसे, और ये चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ये काफी भारी प्रॉब्लम है चाइना के लिए। अभी देखिए शी जिनपिंग जो कोशिश कर ले, कोई और बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं औरत लोग। जी जनरल सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये वॉर फुटिंग पे अगर आप नहीं करेंगे ना पिछड़ जाए। मुझे ध्यान है कि जब कोरोना पीक पे था तो हम लोग बहुत ऐसी चर्चाएं करते थे, तो उसमें एक ब्रिटेन से कोई जुड़े थे मेहमान हमारे साथ, तो उन्होंने बोला कि साहब टेली मेडिसिन का इतना बड़ा स्कोप है, उसमें कोई काम ही नहीं करना चाहता। उस समय बड़ा जोश बोश में सरकार की तरफ से भी प्रवक्ता लोग आते तो बोलते हाँ करना चाहिए, अब सब भूल गए। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम रीप करना चाहते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप होगा अगर हमने नहीं इस पे किया। और वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो अनप्रोडक्टिव कैपिटल फॉर्मेशन के काम से नहीं जुड़ी हुई है, वो हमारे लिए बहुत सरदर्द बनने वाली है। सुनील सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे आपकी राय चाहिए मुझे। मद्रास हाई कोर्ट का मैं एक पिटिशन फाइल की किसी ने, आप देखिए मुस्कुरा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। उसमें ये पूछा गया है कि अगर सरकार और कोर्ट ये मानते हैं कि EWS का मतलब है 8 लाख रुपए से नीचे वाला, यानी 7,99,999 पाने वाला आदमी इकोनॉमिकली वीकर है, और इनकम टैक्स 2.5 लाख ही टैक्स फ्री है, ये एनोमली है, उस पर सरकार से पूछा है कोर्ट ने। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बनता है कि अब वो बड़ा केस स्ट्रांग बनता है कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, वो 43 वाले को भी एड्रेस किया जाए। इस पर आपकी राय क्या बनती है? ये बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया 2-3 साल पहले, और देखिए अब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया है, राइट। आपको उस कटौती के कारण आपने इनकम टैक्स की, इट्स अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर इनकम आती है,
तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत इन्फ्लेशन इतनी साल से हुआ है, ये लिमिट बहुत साल से नहीं चेंज हुआ है। इस साल गवर्नमेंट के पास ताकत है थोड़ी बहुत इस 2 लाख को 5 लाख तक बढ़ाने में। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहुत एक इलेक्शन की ओर से देखे तो ये नंबर ऑफ पीपल को जिसको बेनिफिट लाएगी वो बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल में अभी सही वक्त है, क्योंकि अब गवर्नमेंट की इनकम उम्मीद से ज्यादा अच्छी आ रही है। सेकेंड चीज, अब ये भी सोचिए, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, बट जीएसटी ने क्या अचीव किया कि हर व्यक्ति, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर हो या इकोनॉमिकली सुपीरियर हो, वो टैक्स भरा रहा है गवर्नमेंट को ना। जीएसटी इज अ कॉमन टैक्स फॉर एवरीबॉडी। आप कुछ खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स इन द टोटल टैक्स किटी फॉर गवर्नमेंट भी कम है आज, बिकॉज ऑफ राइजिंग जीएसटी कलेक्शन। तो वक्त सही है टू अनाउंस अ इंक्रीज इन द मिनिमम टैक्सेशन। वो आई थिंक इज अ वक्त भी सही है, और इलेक्शन के लिए भी ये अच्छा काम आएगा। दूसरी बात है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट की अभी जो चर्चा हो रही थी, उस पर मेरा एक राय है कि आप जो बात डिस्कस हो रहा है ना, वो एक लॉन्ग टर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, केयर गिविंग की या स्किलिंग की। मगर मई 2024 के इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट अभी उसके बारे में क्या सोचेगी, मेरे को बहुत बड़ी डाउट है। क्योंकि गवर्नमेंट की बात ये होगी, जस्ट सोचिए कि 2014 में जब मोदी जी आए थे पावर में, 8 साल का बच्चा जो था आज 2024 में 18 साल का वोटर बन जाएगा, और उस वोटर को आज नौकरी की सबसे बड़ी थिंग है। तो मेरे ख्याल में ये फुल्ली एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बजट किसी भी एंगल से देखे, एक ही मुद्दा होगा कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे सपोर्ट किया जाए, चाहे टैक्सेशन के थ्रू इंसेंटिव्स के थ्रू, जो भी है। तो मेरे ख्याल में ये लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट, केयर, ये सी बातें शायद ये बजट में एड्रेस नहीं करेंगे, वो अलग पॉलिसी लेवल में करेंगे। मगर बजट का मुद्दा होगा कैसे गवर्नमेंट की ओर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऐलान एक बहुत जबरदस्त तरीके से किया जाए। मेरे ख्याल में ये टोटल एम्प्लॉयमेंट बजट होगा। जी निरंजन सर, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं, एक आपके सामने एक सिनेरियो रखते हैं। हम लोग क्या है, बहुत ही डीप चले जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा थ्रेड बेयर उसके पकड़ने की कोशिश। अब थोड़ा सा बिग पिक्चर देखिए आप, सिचुएशन क्या है इस समय में दुनिया भर की। रिसेशन की कहीं कहीं की बात दिख रही है कि यूरोप में रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है, यूके तो बोल ही चुका है, यूएस में डर है कि अगले साल आएगा और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। एक पिक्चर ये है। दूसरी पिक्चर ये है कि के शेप रिकवरी, ये एक फैक्ट है। अभी हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनियों के देखे तो साफ दिख रहा है कि कौन सी कंपनी की स्थिति ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो सरकार तो एक बिग पिक्चर के तौर पे, वो लोग, उनके सोचने का नज़रिया भी अलग होता है कि कहाँ पे उनको ज़्यादा हिट करना है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और कहाँ पे उनको मदद देनी है। तो चूंकि डायरेक्ट तो बेनिफिट देने से रहे, इतने सालों से बातचीत हो रही, तो डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं देंगे। तो वो क्या तरीका हो सकता है जिससे वो एड्रेस करें इस इशू को, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है हमारे ख्याल में बजट पेश करने के लिए। मेरे अंदाज से 3 बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 जो आप बता रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी इंक्रीज, उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई भी हिसाब से करना है। उसमें 2-3 सुझाव मेरे हैं। जैसे हमने कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर होगी या कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, या कोई भी ऐसे इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स हैं जहां वो फायदापन होता है कि उनकी जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लास्ट 5 साल में है उससे आप 20% बढ़ाते हो तो उसके हम आपको 1% टैक्स रिलीफ देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि देयर विल बी एन इंसेंटिव नॉट टू मैकेनाइज बट टू एक्चुअली कंटिन्यू टू यूज लेबर। सो incentive for giving a tax relief only for increasing employment. That is number 1. Number 2, skilling has to be decentralized. आप जो centralize कर रहे हैं, trainers रख रहे हैं, वो गलत है। आप training should be corporate level, charitable trust level, schools levels, colleges level, और सिर्फ आप examination करिए, that will be centralized. Like universities, skill development authority can be done. आज के तारीख में स्किलिंग इज डन बाय ट्रेनर्स हु आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये चेंज करने की आवश्यकता है। थर्ड पॉइंट जो आज के तारीख में देखा जाए तो जैसे एनसीआर रीजन में लगभग 50 प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 1 लाख फ्लैट्स, एटलीस्ट 75,000 फ्लैट्स आज के तारीख में फंसे हुए हैं।
हमने स्वामी फंड का इंट्रोड्यूस किया था, 10,000 करोड़ डाला है और वो इनएडिक्वेट है। वो लास्ट माइल फंडिंग है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, सरकार की 0 कंट्रीब्यूशन है। तो वो फंड्स आज के तारीख में 1,10,000 करोड़ के एक फंड हो, कोटक कर सकती है, HDFC कर सकती है, ICICI और 2-3 से मेरी बात हुई है तो वो करने को तैयार है। तो सरकार का कोई उसमें खर्चा नहीं है, उल्टा जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे वहां GST, स्टैंप ड्यूटी वगैरह होंगे और जो बैंक्स के पैसे अटके हुए हैं वो हो जाएगा। और चौथी बात ये है कि रेंटल हाउसिंग हम नहीं क्रिएट की है। एक जमाना था कि चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई में काफी घर बनाते थे, चॉल्स वगैरह बनाते थे। चैरिटेबल ट्रस्ट को रेंटल हाउसिंग 50 साल या 30 साल या 25 साल तक रेंटल हाउसिंग बनाते जाएं, उनके जो रिजर्व फंड्स है, मंदिर भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके उनका रिटर्न ला सकते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट पर रखते हैं, घर बना दे तो वहां आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, GDP बढ़ जाएगी, हम जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनको घर दे देंगे और जो मूवमेंट है वो करते हैं। मेरे अंदाज से ये 3-4 चीज करें और ऑफ कोर्स वो 42% अन्याय टैक्स, अनजस्ट टैक्स को चेंज करके अभी करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो लोग चोरी करते हैं। अरे साहब आप क्या बताते हैं, आप जो लोग चोरी तो आप इंसेंटिव करते हैं चोरी करने के लिए और नहीं बिल्कुल टैक्स प्लानिंग चलती है। निरंजन सर आप ये सोचिए कि वो जो 1.5 लाख रुपए 80C वाला है, मतलब अब मैं क्या बोलूं, वो आपके जो PF कटता ना उसी में खत्म हो जाता है 1.5 लाख रुपए। किसने सोच के ये रखा है कि वो 80C 1.5 लाख, उसमें PF भी है, LIC भी है, होम लोन का भी एक हिस्सा है और तमाम साथ चीज़ें, मतलब एकदम सही कह रहे हैं आप। इसके पीछे क्या लॉजिक है आई डोंट अंडरस्टैंड, बट हाँ डेफिनेटली अब सरकार ने कर रखा तो हम लोगों को मानना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें सोचनी चाहिए लॉजिकली कि 1.5 लाख रुपए 80C में कोई मतलब नहीं उसका। और जो आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं सर, मुंबई एयरपोर्ट 15 साल से बन रहा है, ट्रांस हार्बर लिंक तो कई डेकेड से बन रहा है। तो ये मतलब ये बहुत दुखती रकम में आपने हाथ रख दिया उधर, तो मैं फिर 1-8 घंटे उसमें और लगेंगे। लेकिन नीलेश सर, लो हैंगिंग फ्रूट क्या है बहुत संक्षेप में बताइएगा। और एक सवाल जो आपने गोल्ड डाल रखा कि उसमें दिक्कत क्या है, क्यों नहीं करती सरकार, क्या चीज़ ऐसी रोकती है उनको कि गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम लेके आ जाए वो? मेरे हिसाब से सोना भारतीयों के लिए बहुत इमोशनल चीज है और उस वजह से शायद हम गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम नहीं ला पा रहे हैं। और भी कुछ कठिनाई होगी, बट मेरे हिसाब से हमें अपनी जो सेविंग्स लॉक्ड हुई है, जो आज अनप्रोडक्टिव है, उसका यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे ग्रोथ में अगर डोमेस्टिक सेविंग्स और ग्लोबल सेविंग्स दोनों का इजाफा हो जाए तो ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। जो लो हैंगिंग फ्रूट है सरकार के लिए, वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है। अगर हम देखें एग्जाम्पल, जैसे एक्सिस बैंक है, हिंदुस्तान जिंक है, मारुति उद्योग है, ये कुछ बहुत ही अच्छी प्रदर्शन करती हुई कंपनीज है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई थी बहुत समय के लिए। आज सरकार के पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके पास बहुत सारे असेट्स हैं, लेकिन उनका उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इन एसेट्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर सके तो सरकार को बजट से उनमें लॉस की भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, जैसे BSNL, MTNL या एयर इंडिया में पिछले साल करना पड़ा था। और उन कंपनी से आपको आवक होगी जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में लगा पाएंगे। तो जो पब्लिक सेक्टर एसेट्स है उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए तो नुकसान की जगह पे आवक होगी। करेक्ट। तो ये कुछ सुझाव हैं, कुछ डिमांड कह सकते हैं आप, या कुछ एनालिसिस हैं जो इस बजट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि चूंकि ये चुनाव 2024 से पहले का फुल बजट होगा जिसमें सरकार के हाथ एकदम खुले होंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ बड़े ऐसे ऐलान होंगे। क्योंकि एक कोरोना काल से निकल के एक मंदी के माहौल में ऐसे बजट को रखना भी एक चैलेंज का टाइम है डेफिनेटली। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि बॉटम ऑफ द पिरामिड में एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एनरिच करने के लिए कि बजट के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें जाननी समझनी चाहिए और क्या क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।